Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to start a new chapter, chapter number 7 from a class 9 science book that is Diversity in Living Organism. ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे शब्दों में छोटे छोटे वर्ड मीनिंग के फॉर्म में समझेंगे कि इस चैप्टर का क्या मतलब है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, NCERT बुक की रीडिंग करना एक मस्ट है. ठीक है, क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि आपके सिलेबस में क्या है, साथ ही आपको किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है. तो जो भी चीज़ NCERT में लिखी गई है वो 100% इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और साथ ही साथ NCERT की रीडिंग से आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और आपको एक स्टाइल पता चलता है कि साइंस में कैसे किस तरह के लैंग्वेजेस को यूज़ करके आप लिख सकते हो. ठीक है, तो NCERT की रीडिंग करने से आपको एक ओवरऑल पैकेज मिलता है और एक ओवरऑल फ़ायदा होता है. ठीक है, ना केवल साइंस में, आपको इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है. सो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि NCERT बुक को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए और सबसे पहले NCERT को ही पढ़िए. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं. डाइवर्सिटी मतलब विविधता. हिंदी में अगर प्योर हिंदी में बोले तो विविधता. ठीक है, और विविधता का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे हम एक दूसरे से अलग है. डाइवर्स होना मतलब अलग अलग तरीके का होना. ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि अच्छा आपके पास क्लोथ्स की डाइवर्सिटी है, मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जीन्स और टॉप ही हैं. ठीक है, आपके पास कभी ड्रेसेस में भी कोई मतलब जो है 1 पीस ड्रेस है, कोई 2 पीस ड्रेस है, कोई जीन्स है, कोई साड़ी है, कोई सलवार कमीज है, कोई कहीं कहीं की स्पेशलिटी वाली ड्रेसेस है ना. तो डाइवर्स है, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस है. सो कहने का ये मतलब है, डाइवर्सिटी से हम यही समझते हैं कि अलग अलग तरीके की चीज़ों का पास में होना. और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम क्या समझते हैं, जो भी जिंदा है, जिनके पास भी सेल हैं, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना. हम जैसे देखते हैं कि ह्यूमन है, काऊ है, फेलो है, मंकी है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस है, प्लांट्स है. प्लांट्स में भी बहुत सारे तरीके के प्लांट्स हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंसेस हैं या जो सिमिलैरिटी है, इसके बेसिस पे अगर हम एक कैटेगरी बना दे तो हम अंतर कर पाएंगे कि ये चीज इससे अलग है. जैसे हम कह सकते हैं ना कि मंकी जो है ह्यूमन नहीं है, क्योंकि हमें दोनों के बीच का अंतर पता है ना. प्लांट्स जो है वो ह्यूमंस नहीं है, या प्लांट्स जो है वो एनिमल्स नहीं है, या एनिमल्स जो है वो प्लांट्स नहीं है, बिकॉज हमने इन दोनों की डाइवर्सिटी को स्टडी किया है. ठीक है, सो डाइवर्सिटी को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि हम अंतर कर पाएं कि कौन सी चीज़ क्या है, और साथ ही साथ हम ये पता भी कर पाएं कि दो चीज़ें आपस में कितने हद तक सिमिलर हैं. ठीक है, जैसे आप अभी देखते हो कि कोई दो इंसान भी आपस में एकदम सिमिलर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम दोनों को इंसान कहते हैं ना. किसी की भी शक्ल किसी से नहीं मिलती है. सो वी आर सिमिलर. ठीक है, लेकिन हम मंकी से ज्यादा आपस में सिमिलर होते हैं, है ना. तो ये सबका सब एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंपैरेटिव डाटा है. ठीक है, लेकिन साथ ही साथ डाइवर्सिटी को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ों को जो है बहुत तरीके से अच्छे अपने ह्यूमन बेनिफिट के लिए या इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें, उनको स्टडी कर सकें, बहुत सारे डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें. ठीक है, इस वजह से हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं. ठीक है, Have you ever thought of the multitude of life forms that surround us? कभी आपने सोचा है कि कितने तरह के आपके अगल बगल जो है सराउंडिंग में, आपके अगल बगल में बहुत तरीके के जीव जंतु रहते हैं, कितने ज़्यादा है ना. ठीक है, सो ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट. कुछ जैसे हम भी आपस में डिफरेंट है, लेकिन हम मंकी से ज्यादा आपस में सिमिलर हैं. तो कम या ज्यादा, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म एकदम एक जैसा कोई दो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, सिर्फ जुड़वा बच्चों को छोड़ के. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस कंसिडर योरसेल्फ एंड अ फ्रेंड. फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस, जैसे अगर आपको कहीं लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसकी जगह पे फॉर इंस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट, जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करो तो क्या आप देखोगे क्या दोनों की हाइट सेम है? नहीं, ठीक है। डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज, तो आपकी नाक और उसकी नाक में अंतर होगा, है कि नहीं। इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स, जो आपका हथेली है, जो आपका पंजा है, ये क्या सेम है आपके फ्रेंड के हैंड से, ठीक है। तो आप देखोगे कि नहीं, इनमें से कोई भी चीज बिल्कुल हूबहू नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, आपका अलग है, उसका अलग है ना। सो हाउएवर इफ वी वर टू कंपेयर आवरसेल्व्स एंड आवर फ्रेंड विद अ मंकी, व्हाट वुड वी से, अगर हम अपनी तुलना अपने फ्रेंड से करें तो हम पाएंगे कि हमारे और उसमें डिफरेंस है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड और अपनी तुलना जो है मंकी से करें तो हम पाएंगे कि मेरा फ्रेंड और मैं जो है काफी हद तक सिमिलर है एज कम्पेयर टू मंकी से तो हम बहुत अलग हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव अ लॉट इन कॉमन, बट वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अ मंकी। बट सपोज वी वर टू ऐड अ काउ टू द कंपैरिजन, अगर हम एक काउ को भी ले लें कंपैरिजन वाली लिस्ट में, तो हम कहेंगे कि मैं, मेरा फ्रेंड और मंकी ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर टू की काउ के, ठीक है। सो वी वुड देन थिंक दैट ए मंकी हैज अ लॉट मोर इन कॉमन विद अस देन विद द काउ, है ना। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिवली देख सकते हैं कि जो है हमेशा चीजों को हम कंपैरेटिवली ही देखते हैं, डाइवर्सिटी को कंपैरिजन करके ही कैलकुलेट करते हैं कि कितने हम डाइवर्स हैं, ठीक है। सो वी हैड हर्ड ऑफ देसी काउस एंड जर्सी काउस, आपने सबने सुना होगा देसी काउ और जर्सी काउ, है ना। देसी काउ जो है थोड़ा कम दूध देती है, जो इंडियन जेनस काउस होती हैं या जो इंडियन ओरिजिन की काउ होती हैं, ठीक है, उनको हम देसी काउ कहते हैं। और जर्सी काउ जो मतलब हाइब्रिड होती हैं, विदेशों से लाई गई रहती हैं कई बार, ठीक है, तो उनको हम जर्सी काउस कहते हैं और उनकी दूध देने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। सो डज अ देसी काउ लुक लाइक अ जर्सी काउ, आप लुक्स वाइज देखिए, देसी काउ अलग लगेगी या जर्सी काउ अलग लगेगी। देसी काउ की सींगें होती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू जर्सी काउ का, ठीक है। सो ऑल देसी काउस लुक अलाइक, ठीक है। सो जो सब देसी काउ हैं क्या एक जैसी दिखती हैं? एक जैसी तो नहीं दिखती है, लेकिन हाँ सिमिलर दिखती हैं, ठीक है। सो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ जर्सी काउ इन ए क्राउड ऑफ देसी काउस दैट डोंट लुक लाइक ईच अदर। तो मान लीजिए एक झुंड जा रहा है देसी काउ का, उसमें एक जर्सी काउ है, तो हम उसको अलग कर सकते हैं ना भाई। बहुत सारा झुंड है देसी काउ का, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर काउ को पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग सब गाय एक जैसे दिखेंगे। लेकिन अगर एक देसी गाय का झुंड जा रहा है और उसमें एक हम जर्सी गाय डाल दें, तो उसमें जर्सी गाय को पहचानना आसान होगा, है ना। यानी दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, डिसिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन, तो हमने कैसे पहचान लिया कि इतने झुंड में, इतने सारी गाय, देसी गायों के झुंड में एक गाय जो अलग है वो जर्सी गाय है, हमने कैसे पहचाना? हमने कुछ डिमार्केशंस लिए होंगे कि भाई देसी गाय की जो सींग होती है, जो जर्सी गाय होती है उसकी सींग उतनी बड़ी बड़ी नहीं होती है, देसी गाय का बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है और जर्सी गाय का बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। हमने अपने मन में कुछ डिमार्केशंस बनाई होंगी, तभी तो हम पहचान कर पाए, है ना। सो इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड which characteristics were more important in forming the desired category. Hence, we were also deciding which characteristics could be ignored. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको कि हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ता है या देना चाहिए कि हम जो है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंक्टिवली अलग कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है इस प्रोसेस में कि इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने में या तराशने में कि उनके बीच में सिमिलरिटी क्या है ना। जैसे मैंने कोई कैरेक्टरिस्टिक ले लिया कि 4 पैर, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 4 पैर तो देसी गाय में भी है और 4 पैर जो है वो जर्सी काऊ में भी है, तो 4 legs कैन नॉट बी अ डिस्टिंग्विश कैरेक्टर, ठीक है, कि जर्सी काऊ और देसी काऊ में अंतर बताने के लिए जो है 4 पैर नहीं चलेगा क्योंकि दोनों के पास है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ठीक है, देसी काऊ का या जर्सी काऊ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जो सींग है वो दोनों की अलग अलग है, ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सिंक कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिजायरेबल या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, इस तरीके से हम कैटेगरीज को बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए कि ये देसी काऊ का ग्रुप है, ये जर्सी काऊ का ग्रुप है, तो ये कैटेगरी बन गई ना, 2 कैटेगरी बन गई, का दोनों काऊ है, लेकिन 2 कैटेगरी बनाई, एक देसी काऊ और एक जर्सी काऊ। तो ये कैटेगरी बनाने का बेसिस हम सिंक को बना सकते हैं। ठीक है, या मिल्क देने की कैपेसिटी को बना सकते हैं। ठीक है, सो नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर तो बहुत तरह के लाइफ फॉर्म्स है ना, कोई बैक्टीरिया है, कोई प्लांट है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, कोई ह्यूमन है, कोई मंकी है, बहुत सारे के तरह के जानवर, जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, सो ऑन वन हैंड वी हैड माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज, while on the other hand we have blue whale and redwood trees of California of approximately 30 meters and 100 meters approximately। ठीक है, तो एक तरफ तो हमारे पास इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको कि हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, और वहीं हमारे पास ऐसे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि 30 मीटर, जो ब्लू व्हेल होती है उसकी साइज 30 मीटर होती है, और विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कैलिफोर्निया में जिसको हम रेडवुड ट्रीज कहते हैं, उसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा है। तो सोचिए, एक ही ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि वो खुली आंखों से दिख भी नहीं रहा है, वहीं दूसरा ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सो सम पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स व्हाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज डाइज विद इन अ फ्यू डेज। तो कुछ ट्रीज, फाइन ट्रीज जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जिंदा रहते हैं, वहीं मॉस्किटो कुछ ही दिन में मर जाते हैं। तो देयर इज अ वेरी वेरी मच डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कितनी ज्यादा, सब लिविंग है, लेकिन इनके जीवन में, इनके हाइट में, इनके लाइफ फॉर्म में कितना डिफरेंस है, जबकि है सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो वहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनका कोई कलर ही नहीं होता, जैसे जेलीफिश वगैरह है। वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स एकदम कलरफुल होते हैं, जैसे तितली है और बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनमें कितने सारे तरह के कलर होते हैं, है ना। रेड है कोई फ्लावर, कोई पिंक है, कोई येलो है, कोई ब्लू है, कितने सारे कलर्स होते हैं। सो दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years। तो ये जो आज प्रेजेंट फॉर्म में हम लाइफ को देख रहे हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी एक दिन में नहीं आई है, इस डाइवर्सिटी के आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है। ये धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, दूसरे से तीसरा, और उनमें म्यूटेशन की प्रोसेस होती रही। म्यूटेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं ना, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं, डीएनए में चेंज आने को। ठीक है, तो कई बार ये म्यूटेशन पॉजिटिव भी होते हैं, कई बार ये म्यूटेशन नेगेटिव भी होते हैं। तो लेकिन जो हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन बहुत बार पॉजिटिव भी रहा है, तभी इतने सारे डाइवर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर बन पाए हैं। ठीक है, सो हाउएवर वी डू नॉट हैव मोर देन अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइम to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन का अर्थ भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना, जान पाना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे एक प्रचलन सी चीजें बना लेते हैं ना, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल को नहीं जान पाते हैं हम। ठीक है, तो 10 इंडिविजुअल को स्टडी करके हम वहां के बारे में एक नोशन बना लेते हैं, है ना, तो वो सब पे लागू कर देते हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि आप ये बोल सकते हो कि जैसे हम ये बोलते हैं कि कश्मीर के लोग बहुत ही ज्यादा, उनका कलर जो होता है, स्किन का कलर बहुत ज्यादा फेयर होता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता, हम कश्मीर गए, हमने वहां पे रैंडम सैंपलिंग के थ्रू 10 लोगों का कलर देखा, 10 में से 10 के 10 जो है बहुत ज्यादा फेयर थे, तो हमने ये कह दिया कि कश्मीरी पीपल आर वेरी फेयर एंड हैव ए शार्प पॉइंटेड नोज। ठीक है, सो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो यानी अगर हम कहीं भी बहुत ज्यादा गोरा और बहुत ज्यादा शार्प पॉइंटेड नोज वाला पर्सन देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये कश्मीर से है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना लिया अपने लिए, है ना, बनाया ना।
इसी तरीके से साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारे फीचर जो है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करने के लिए किया, ठीक है। क्योंकि अब हम सबको स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके उनका आपस में कंपेयर करके उनको एक ग्रुप अलॉट कर देते हैं कि कभी भविष्य में कोई ऑर्गेनिज्म किसी को मिले और उसके बारे में जानना चाहे तो वो इस की से मैच करे, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से मैच करे कि वो ऑर्गेनिज्म किस में पड़ रहा है। तो मोर और लेस उसको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलान करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा पहले से ही, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि कोई ह्यूमन है, वो मैं कह दूं कि वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, मेरा इतना कहने भर का ही था कि आपको पता चल जाएगा कि वो खाने में इडली डोसा खाता होगा, वो नारियल पानी पीता होगा, वो सूर्या टीवी देखता होगा, है ना। ये सारे फीचर्स आपको पता चल गए ना। मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि वो तमिलनाडु को बिलोंग करता है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करेंगे तो जो अगर हमने इस तरह से क्लासिफिकेशन बनाया होगा तो बस हमें बताने भर की देर है कि ये इसके जैसा लग रहा है, तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको उसके ऑर्गेनिज्म के पता चल जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा उसको डीप में फिर से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफाई इसीलिए किया गया है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में। कैसे किया है इसको भी देखते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म व्हिच विल allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole, ठीक है। सो इसीलिए हमने इन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हम उनको एज ए ग्रुप ही स्टडी करते हैं, ठीक है, ना कि इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के ऊपर, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक रिलेवेंट ग्रुप्स टू स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड which characteristics decide more fundamental differences among organisms। तो हमने समझ तो लिया कि अब क्लासिफिकेशन करना कितना जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्लासिफाई करने के लिए ये इस ग्रुप में रहेगा, ये इस ग्रुप में रहेगा, ये इस ग्रुप में, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिसाइड करने पड़ेंगे, कुछ क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा ना कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। जैसे अगर आप अपनी क्लास के बच्चों को डिवाइड करोगे तो आप एक क्राइटेरिया बनाओगे जेंडर, ठीक है, ये गर्ल है ये बॉय है, ठीक है। दूसरे क्राइटेरिया बना सकते हो हाइट, ये हाइट है ये हाइट है। या तीसरे क्राइटेरिया बना सकते हो कि मार्क्स ऑब्टेन इन टोटल सब सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया है ना अलग अलग ग्रुप बनाने के, ठीक है। वैसे ही कुछ क्राइटेरिया हमें भी चाहिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग करने के लिए, ठीक है। सो this would create the main broad group of organism within these groups smaller subgroups will be decided by less important characteristics, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया हमने बनाए, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक चुने जो कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि जैसे कि अगर हम कहें तो 5 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमको अर्थ पे दिखते हैं, या तो वो बैक्टीरिया होंगे, या तो वो फंगस होंगे, या तो वो प्लांट्स होंगे, या तो वो एनिमल्स होंगे, है ना, इस तरीके से। तो एनिमल्स और प्लांट्स तो बिल्कुल ही अलग हैं एक दूसरे से। तो हमने, जबकि एनिमल्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, प्लांट्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन कोई भी एनिमल प्लांट नहीं होता और कोई भी प्लांट एनिमल नहीं होता, है ना। तो इसलिए हमने अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स ये एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, मेन ग्रुप है। हाँ, अब प्लांट्स में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उसमें भी हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ये सारे क्लासिफिकेशन किए। एनिमल्स में भी बहुत सारे तरीके के हैं, तो हमने उसमें उनका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बेस बनाया, कौन कौन से क्राइटेरिया को बेस बना करके हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया, ठीक है। सो attempts at classifying living organism into groups have been made since time immemorial। बहुत पहले से बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका काम शुरू किया कि भाई नहीं, हमको क्लासिफाई करना है ताकि हम इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है। अभी तो जैसे आपके पास गूगल है, इंटरनेट है और बहुत सारे साधन है। पहले के समय में साइंटिस्ट के पास या किसी के पास भी, अभी तो 10-15 साल से ही इंटरनेट आया, पहले इनके समय में इंटरनेट नहीं था। तो किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, आपको
दूसरे रिसोर्स पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, उसके टाइम पे डिपेंड होना पड़ता था। अभी तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, गूगल खोलिए पता चल जाएगा, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको साइंटिफिक लाइब्रेरी जहाँ हर्बेरियम रखे रहते उसके वहाँ जा कर के पढ़ना पड़ता था, तो बहुत उसमें टाइम लगता था। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जितना देखने में आसान है उतना मुश्किल रहा है, और इसको बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें जीवन लगा है। ठीक है, सो अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इमेमोरियल। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने बहुत पायनियर वर्क किया। तो कोई एक ही होता है जो शुरू करता है, और जब वो शुरू कर देता है तो फिर बाकी लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन शुरू करने वाले की बात ही अलग होती है, क्योंकि उसने वो चीज़ शुरू किया कि नहीं ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। जो शुरू करता है जनरली उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत पहला रहता है ना। और कोई भी साइंटिस्ट डिस्कवरी या साइंटिफिक जो चीज़ है वो एक दिन में सामने नहीं आती, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बार बार उसको करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो कई बार एक साइंटिस्ट अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ये है कि उसके आगे जो उसके सक्सेसर्स होते हैं, जो उसके आगे साइंटिस्ट उसके काम को बेस बना के करते हैं, कई बार वो उससे भी ज़्यादा सक्सेस पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको प्रीवियस डाटा मिला है। ठीक है, इसलिए सो एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर। तो शुरुआत में साइंटिस्ट जो थे एरिस्टोटल, ठीक है, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एनिमल्स को क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम में बांटा कि 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। एक एनिमल्स वो जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, नेम 3 वाटर एनिमल्स, नेम 3 लैंड एनिमल्स, नेम 3 एयर एनिमल्स। ठीक है, तो उस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया कि जानवर, पानी में रहने वाले जानवर, धरती पर रहने वाले जानवर और हवा में उड़ने वाले जानवर। ठीक है, तो ये उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। ठीक है, तो ये सिंपल तो था, ठीक है, लेकिन ये मिसलीडिंग था, बट शुरुआत भर थी, लेकिन ये उतना मतलब अपीलिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, व्हेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क्स। ठीक है, अब इतने तरह के और जानवर जो कि पानी में रहते थे और हमने उनको एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये कहीं से भी तर्क संगत, ये मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा था इसके अंदर, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से देखने में, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके खान पान, उनका रहन सहन बहुत डिफरेंट था। ठीक है, तो उनको एक कैटेगरी, अब जैसे कि अब आप सोचिए कि अर्थ के ऊपर कितने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे सांप, बिच्छी, नेवला, हाथी, घोड़ा और ह्यूमन, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। कोई ऐसा कह दे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं ना, क्योंकि हम आपस में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो केवल लैंड पर रहना ये कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसको मतलब जो है बहुत आगे तक नहीं ले जाया गया। लेकिन हाँ, एरिस्टोटल ने जो सोच डाली कि क्लासिफिकेशन करना कितना जरूरी है, वो लोगों ने समझा और उसकी इंपॉर्टेंस को समझा। ठीक है, सो वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वेज। इन फैक्ट हैबिटेट इज द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। तो बस उनके पास कॉमन क्या चीज थी? हैबिटेट। लेकिन अंदर में जब हम गए और कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए, तो वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अंतर थे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर था, तो उनको एक कैटेगरी में रखना मतलब ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। ठीक है, तो ये कोई मतलब कोई लॉजिकल रीजन नहीं रहा। जैसे कि अगर आपकी क्लास में अगर ग्रुप बनाने के लिए कहा जाए बच्चों का, तो कोई अगर ये कह दे कि हम जो है जेंडर के बेसिस पे ग्रुप बनाएंगे कि ये लड़का है ये लड़की है, तो ये मुझे भी नहीं लगता कि ये सिर्फ लड़का और लड़की होने से कोई जो है एक जैसे ग्रुप या अलग अलग ग्रुप बनाने में का मतलब कोई रीज़न होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें और डिटेल्स में जाना चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट जिसमें इनका बच्चों का इंटरेस्ट है, कौन कौन बच्चा है जिसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, कौन कौन बच्चा है जिसका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, कौन बच्चा है जिसका कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, हाँ? या कौन बच्चे ऐसे जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, सो ये ज़्यादा लॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम रहेगा, ना कि कौन लड़का है और कौन लड़की है।
ठीक है, तो ये कोई सिस्टम नहीं बन पाएगा फिर हमारा ऐसे तो। सो वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड as the basis for making the broadest divisions. Then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups within these decisions. ठीक है, so this process of classification within each group can then continue using new characteristics each time. ठीक है, तो पहले हम एक broad classification कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इसको अलग तरीके से समझो तो जैसे कि अगर हम broad classification करें तो कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटेन है, कोई ब्रिटिश का है, कोई जर्मनी का है, कोई कनाडा का है। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। तो अब और कोई इंडिया का है। ठीक है, तो अब हम इंडिया में भी आ जाए, इंडिया के अंदर भी फिर से क्लासिफिकेशन है, कोई चंडीगढ़ का है, कोई हरियाणा का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई बंगाल का है ना। फिर अगर हम उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन देखें तो पंजाब का है ये सारे, लेकिन पंजाब में कोई होशियारपुर का है, कोई अमृतसर का है, कोई बठिंडा का है, कोई चंडीगढ़ का है ना। तो फिर उसके बाद मोहल्ले में भी आप देखो कि उसमें भी अलग अलग है। तो क्लासिफिकेशन अंदर 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 और डिटेल में होता जाएगा। ठीक है, सो बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी नीड टू फाइंड वेज इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ टू बी थॉट ऑफ टुगेदर। These ways in fact are details of appearance or behavior, in other words form and function। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि वो चीज जो कि उसको दूसरों से बिल्कुल अलग करती है, या हम ये कह सकते हैं कि हम वो फीचर जिसकी वजह से जिसको देख के हम कह सकते हैं कि वो उससे सिमिलर है या उससे अलग है, किसी भी जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको हम उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। ठीक है, कि ये इसकी विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर हिंदी में समझो तो उसका मतलब होता है विशेषता। ठीक है, तो विशेषता अगर हम किसी के जानेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि वो तीसरी चीज से कितनी अलग है या उसके जैसी कितनी है या कितनी नहीं है। ठीक है, सो व्हाट वी मीन बाय अ कैरेक्टरिस्टिक इज ए पर्टिकुलर फीचर और ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही होता है कि कोई पर्टिकुलर फीचर या कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो उस ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड हो, जिसकी की वजह से हम उसको दूसरों से अलग कर सके या दूसरों से सेम बता सके। ठीक है, सो दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड इज दस अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे हम लोग सबके पास एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए। ठीक है, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसको अलग करने के लिए। ठीक है, दैट वी कैन रन बट द बनियान ट्री कैन नॉट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे मूवमेंट है, मूवमेंट जो है सारे एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ठीक है, तो जब हम एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं ना, एनिमल्स कैन मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव। तो मूवमेंट जो है इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स। तो जब हमने इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जाना तो हमने एनिमल्स और प्लांट्स को अलग कर पाने में हम सक्षम हुए। ठीक है, सो नाउ टू अंडरस्टैंड how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built। तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं? ठीक है, जैसे कि आप अगर हम इसको और अच्छे से एग्जाम्पल समझें तो एनसीईआरटी बुक में बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा दिया है कि द स्टोन यूज्ड will be different shapes and sizes। ठीक है, so let us consider how a stone wall is built। जैसे कोई दीवार होती है, पत्थर की दीवार, वो कैसे बनती है? ठीक है, आप देखोगे कि अलग अलग पत्थर की दीवार जब बनती है तो अलग अलग डिफरेंट शेप्स और साइजेस के स्टोन्स का यूज होता है उसमें। ठीक है, so the stones at the top of the wall would not influence the choice of stones that come below them। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर जैसे दीवार बन रही है तो ऊपर जो लगे पत्थर हैं वो ये नहीं डिसाइड करते हैं कि नीचे कौन सा पत्थर लगेगा, नहीं डिसाइड करते हैं ना। हाँ, लेकिन नीचे वाले पत्थर जो है वो डिसाइड करते हैं कि ऊपर कौन सा पत्थर लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, so on the other hand the shape and size of stones in the lower most layer will decide
द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं फीचर्स के बेसिस पे हम, जो मेन फीचर होते हैं, उन्हीं फीचर्स के बेसिस पे हम जो है डिफरेंस बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इससे अलग है। ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं वो इंटरनल डिवीजन के लिए यूज होते हैं, बट उनको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, सो द स्टोन्स इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे जो नीचे का स्टोन होता है, दीवार जब बनती है पत्थर की, तो नीचे का स्टोन जो है सबसे चौड़ा होता है, उसके ऊपर फिर पतले या मोटा या किसी भी तरीके का हम स्टोन रख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन है वो नीचे के जो पत्थर है वो उन्होंने तय किया। वैसे ही जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म की बात करें तो या तो कोई प्लांट होगा या तो कोई एनिमल होगा। तो ये प्लांट और एनिमल का जो डिवीजन है ये ब्रॉड डिवीजन है। ठीक है, सो दे आर इंडिपेंडेंट of any other characteristic in their effects on the form and function of the organism। ठीक है, तो ये एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स होते हैं। अब प्लांट्स के अंदर भी हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर को यूज करते हैं उनके अंदर डिवीजन करने के लिए। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यूज करते हैं उनके अंदर, खुद के अंदर डिवीजन करने के लिए। ठीक है, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वैरायटी इन द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे डिवीजन करने के बाद फिर और अंदर डिवीजन करते हैं हम, तो फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं जो कि पहले वाले कैरेक्टरिस्टिक से कम इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ऐसे करते करते हम बहुत ही आखिरी छोर तक डिवीजन करते चले जाते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप ए होल हायरकी। ठीक है, एक हायरकी मतलब ऊपर से नीचे लेकर के डिवीजन का जब हम डिवीजन करते हैं तो एक हायरकी के फॉर्म में आ जाता है कि पहले ये इस तरह से डिवीजन, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स में डिवीजन कर लिया, फिर प्लांट्स में भी डिवाइड किया आपने कि एल्गी है, ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है या फ्लावरिंग प्लांट्स है। फिर उसके अंदर भी आपने काफी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया कि भाई किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, किस तरह का फ्लावर है। ठीक है, तो किस तरह का जो है उसमें फ्रूट लगता है, किस तरह का फ्लावर लगता है, उसके बेसिस पे फिर आपने डिवीजन किया है ना। तो इस तरीके से डिवीजन होते ही चला जाता है। ठीक है, सो नाउअडेज वी लुक एट मेनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आजकल हम एक नया तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। जब से हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स आ गए हैं, हम हर एक चीज को डीएनए के बेसिस पे भी डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट आर सम कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक यूज फॉर हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम सेल के बेसिस पे, अगर हम सेल के फॉर्म पे देखें तो जैसे हमने पहले एनिमल और प्लांट में डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर हम सेल के बेसिस पे देखें तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल। क्या है वो? या तो वो यूकैरियोटिक होगा या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा। तो जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने लिया यहाँ पे फीचर? सेल का टाइप। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अब यहाँ पे प्लांट और एनिमल भी एक ही कैटेगरी में आ गए। अभी तक हम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में रख रहे थे, लेकिन जब हमने सेल को कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनाया तो प्लांट और एनिमल भी एक ही कैटेगरी में आ गए। अब इसके साथ अलग से कैटेगरी, जब इसके अंदर एक और कैटेगरी बनाएंगे तो फिर हम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कर देंगे, है ना। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, सो अ यूकैरियोटिक सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इंक्लूड्स अ न्यूक्लियस which allows cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था, यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स। यूकैरियोटिक सेल के पास जो है एक अपना एक न्यूक्लियस होता है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड जो है सेल ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, तो और ये सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ताकि अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन बिना साइटोसॉल से टच हुए कर सकें, ताकि एफिशिएंटली कर सकें, एफिशिएंसी ज्यादा हो, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। ठीक है, सो
Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelle would need to have their biochemical pathway organized in very different way. वहीं प्रोकैरियोटिक सेल जिनके पास की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता कोई, तो वो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके बॉडी का डिजाइन इस तरीके से होता है अंदर से कि वो बाकी जो वाइटल फंक्शंस हैं वो कर सके. लेकिन सेल के बेसिस पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रखा है. ठीक है. सो दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिजाइन. Further, nucleated cells would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can make up specialized functions. तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास क्योंकि जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है, तो वो बहुत ही एफिशिएंटली सेल डिवीजन कर सकती हैं और उनके पास इसकी वजह से एक एबिलिटी आ जाती है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है. और इसकी वजह से क्योंकि उनके पास डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि हर एक सेल के पास न्यूक्लियस आ जाता है और मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर भी कर सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टी सेल आ जाती है. ठीक है. सो देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन. न्यूक्लियस भी है कि न्यूक्लिएटेड सेल, इन्यूक्लिएटेड सेल. ठीक है. यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस है और बाकी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के पास. ठीक है. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है. ओके. सो डू द सेल्स अकर सिंगली और दे आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप. तो क्या सेल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं या ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है. वे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना. आप पढ़ते हो, आपको कई बार डिफरेंस पूछा गया है. ओके. सो सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो बहुत सारी सेल्स जब मिल करके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाती हैं तो वो डिवीजन ऑफ लेबर का फिनोमेना यूज करती हैं ताकि अपने बॉडी को अच्छे से रख सके, रख रखाव कर सकें. ठीक है. अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस को असाइन करती हैं. इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे हमारी बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर है. ठीक है. स्टमक डाइजेशन करता है, लंग्स सांस लेती हैं, हार्ट बीट करके हार्ट ब्लड पंप करता है, ब्रेन सोचने समझने का काम करता है ना. तो यहाँ पे हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है. इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. ठीक है. लेबर मतलब काम करना. ठीक है. सो इन सच अ बॉडी डिजाइन ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल. हमारी बॉडी में ऐसा तो वाइटल फंक्शन तो सबका एक जैसा है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है ना. अलग अलग, सबका फंक्शन अलग है, तो इसलिए उनकी शेप भी अलग अलग है. Instead, group of cells will carry out specialized functions. This makes a very basic distinction in the body design of organisms. As a result, an amoeba and a worm are very different in their body design. Amoeba क्या है? Single cell organism है. वर्म क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो इन दोनों की ही बॉडी, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर एक में है एक में नहीं है, तो दोनों की बॉडी डिजाइन बिल्कुल अलग है. तो ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बन सकता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. ओके. सो डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो क्या अब फोटोसिंथेसिस का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्गेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है. तो हम ये भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. अगर ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद खाना बना सकते हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं. ठीक है. तो जो बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और जो नहीं बनाते उनको हेटरोट्रॉपिक कहते हैं. ठीक है. सो बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिजाइन्स. तो इसके लिए भी बॉडी डिजाइन अलग अलग होना पड़ेगा ना. उसके लिए भी क्लोरोफिल चाहिए. तो प्लांट्स की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी अलग अलग हो गई इसी वजह से. ठीक है. क्योंकि सारे प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉपिक है और सारे एनिमल्स क्या है? हेटरोट्रॉपिक है. ठीक है. सो ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी. तो प्लांट्स जैसे हमें पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनकी बॉडी का क्या है? वो भी मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका. ठीक है. सो ऑफ द एनिमल्स, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप टू ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. तो अगर हम
एनिमल्स की तरफ देखें तो उनके भी बॉडी पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उनका भी जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी डिजाइन होता है बहुत सारे का, और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, ठीक है। सो वी कैन सी दैट इवन इन फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव आस्क्ड अ हायरार्की इज डेवलपिंग। तो हम देखते हैं ना, हायरार्की मतलब क्या होता है, हायरार्की मतलब नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना, मतलब इस तरीके से। तो एक क्रम में चीजों का बधा हुआ होना, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, ऐसा नहीं कि ये आया उसके बाद जंप करके कोई तीसरी चीज आ गई, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से ही चीजें आती हैं, या तो नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे। तो ये हायरार्की का मतलब होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम डिवीजन मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम और डिटेल में और डिटेल में और डिटेल में और डिटेल में जाते चले जा रहे हैं, तो इसी को हम कह रहे हैं हायरार्की, ठीक है। जैसे पहले हमने एनिमल्स और प्लांट्स में क्लासिफाई किया, फिर प्लांट्स को फिर फर्दर क्लासिफाई किया, फिर उसमें फर्दर, फिर उसमें फर्दर, फिर उसमें फर्दर, ऐसे करते करते हम बहुत नीचे तक चले गए, ठीक है। तो ये हायरार्की बन गया, ठीक है। So the characteristic of body design used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals. तो क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में बेसिकली हम उनको पहले ही अलग कर देते हैं, तो जो क्राइटेरिया प्लांट्स के लिए बनेंगे कि भाई इसके अंदर जो है रूट कैसा है, इसके अंदर शूट कैसा है, इसके अंदर फ्रूट कैसा है, इसकी लीव्स कैसी हैं, ये किस सीजन में ग्रो करता है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम फिर फर्दर प्लांट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यही सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेकर के हम एनिमल्स को नहीं डिवाइड कर सकते, बिकॉज दे आर बेसिकली फंडामेंटली डिफरेंट, बिकॉज पहले ही स्टेप पे वो दोनों डिफरेंट हो गए थे। So this is because the basic design are different based on the need to make their own food, plants to acquire it, animals। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इसीलिए क्योंकि उनकी फंडामेंटल नीड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। सो therefore these design features having a skeleton for example are to be used to make subgroups rather than making broad groups। तो एक बार अब हमने क्लासिफिकेशन कर दिया और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो और ज्यादा डिटेलिंग के लिए हो रहा है, ताकि ना कि फिर से कोई ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन अपील आई वांट टू मेक विद यू ऑल दैट please do like, share and subscribe my channel so that I can grow and you can grow with me. Thank you.